Hello students, welcome to OL Experts. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So today in this particular segment of the chapter Biotechnology and its applications, we are going to be talking about how we can actually produce transgenic animals and then उनका use हम कैसे कर सकते हैं in different fields. How can they be actually modified to be useful in different fields of research, of medicine, etc. So let us begin. तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स एक्चुअली होते क्या हैं. तो जैसे कि हमने बात करी थी अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, वैसे ही ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें तो एक्चुअली इसमें हम लोग स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड करते हैं, माइक्रोब्स हो गए या फिर अदर एनिमल्स. They are actually manipulated and modified by actually introducing a foreign gene into them. और जब ये फॉरेन जीन अपना प्रोटीन प्रोडक्ट बनाता है, एक्सप्रेस करता है, देन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक एनिमल. 95% ऑफ द टाइम तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में सबसे ज्यादा कॉमन है द प्रोडक्शन ऑफ माइस, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइस. इनफैक्ट जो फर्स्ट इंसिडेंस भी था इट वाज बैक इन 1982. माइस बनाया गया था एंड अ जीन फॉर द ग्रोथ हार्मोन from rat was introduced into the mice. So that was the first transgenic animal. But अब क्या हो गया है, और भी बहुत सारे एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्रिएट किए गए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रैबिट, जो कि एक्चुअली मॉलिक्यूलर फार्मिंग में बहुत यूज होता है. देन देयर इज फिश. फिश में एक्चुअली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को इंट्रोड्यूस किया है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के जीन को इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से नॉर्मल फिश के साइज से ऑलमोस्ट डबल द साइज हम लोगों को फिश मिल सकती है. देन स्पेशली ये कार्ब्स के केस में यूज हुआ है. देन काउस के केस में न्यूट्रिशनली वेरी हाई क्वांटिटी मिल्क प्रोटीन जिसमें प्रेजेंट होता है, वो वाला मिल्क देती है ट्रांसजेनिक काउस. देन पिग्स में जनरली या तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए इनको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की तरह प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स का रिस्क जो है वो मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो फॉर दैट इनफैक्ट पिग्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड. उसके अलावा भी ट्रांसजेनिक पिग वैराइटीज आर बीइंग क्रिएटेड टू ऑब्टेन लीन पोर्क, राइट. उसके अलावा देर इज शीप के केस में अगेन न्यूट्रिशनली गुड क्वालिटी मिल्क या फिर गुड क्वालिटी वुल के लिए भी एज सच शीप को जेनेटिकली इंजीनियर किया जा रहा है. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रोड्यूस अ ट्रांसजेनिक एनिमल. तो सबसे पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा डिजायर्ड जीन है जो एक्चुअली हमें एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल में चाहिए, उसको आइसोलेट करते हैं. अब इस जीन को उस एनिमल में इंट्रोड्यूस करने के लिए दो मेथड्स हो सकते हैं. या तो हम लोग डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, थ्रू विच डायरेक्टली दैट जीन, दैट पर्टिकुलर डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल ऑफ द इंडिविजुअल. इनफैक्ट हम लोग इंडिविजुअल में नहीं बल्कि द एग्स, इन द एग्स माइक्रो इंजेक्शन इज डन, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर इज डन इवन बिफोर दे आर फर्टिलाइज्ड फॉर दैट मैटर, राइट. तो ये काफी बार यूज हुआ है इन ऑर्डर टू गेट अ ट्रांसजेनिक एनिमल. ऑब्वियसली दैट एग वंस फर्टिलाइज्ड विल बी अ ट्रांसजेनिक, विल लीड टू अ प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल. देन दूसरा तरीका है बाय वेक्टर्स. तो हम लोग एक अप्रोप्रिएट वेक्टर को सेलेक्ट करते हैं, फिर जो वेक्टर में प्लाज्मिड होता है ना, उसमें हम लोग अपना डिजायर्ड जीन उसके साथ कंबाइन करते हैं, प्लाज्मिड को वापस से वेक्टर के अंदर डालते हैं और फिर वेक्टर टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला जाता है. टारगेट ऑर्गेनिज्म हो सकता है या सेल हो सकता है या एम्ब्रियो हो सकता है. तो हम लोग एज सच किसी भी लाइन पे वर्क कर सकते हैं, वेदर वी वांट टू वर्क ऑन अ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल टिश्यूज या फिर इंटायर इंडिविजुअल. सो उसके बाद जो वेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ होता है वो फाइनली वो जीन ट्रांसलेट होता है, इट प्रोड्यूसेस इट्स प्रोडक्ट, प्रोटीन बनाता है, एंजाइम, हार्मोन, मतलब कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हम लोगों को डिजायर था वो बनाता है. एंड वंस दैट एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इज देयर, देन वी हैव आवर ट्रांसजेनिक एनिमल. Now what are the benefits या फिर objectives क्या होते हैं of producing the transgenic animals या फिर genetically engineering animals? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए. सो यहाँ पर हम लोग तीन बेसिस पे स्टडी कर सकते हैं. या तो हम लोग किसी जीन का फंक्शनिंग, वो कैसे डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व है, उसको स्टडी कर सकते हैं, या फिर वो कैसे रेगुलेट हो रहा है
वी कैन स्टडी इवन दैट। इसके लिए इनफैक्ट जो ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड कॉम्प्लेक्स होता है या फिर इंसुलिन हार्मोन रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के वो इंट्रोड्यूस होते हैं एनिमल्स में, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, और फिर उनकी एक्टिविटी देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल हियर इज दैट ऑफ इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर। ये बहुत कॉमनली देखा जाता है इसकी एक्टिविटी स्टडी करने के लिए। देन अनदर इज द ग्रोथ हार्मोन। इनफैक्ट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू पिग्स, ट्रांसजेनिक पिग्स जो होते हैं, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से डेवलप होते हैं, they have a lot of mutton and it has lean pork with low fat content. So उसके लिए actually ये काफी यूज होता है। Then study of diseases, there are so many diseases जिनके लिए हम लोगों को actually model चाहिए होते हैं to study them. So for that also several transgenic models have been developed, जैसे कि cancers हो गए, Alzheimer's disease हो गई, rheumatoid arthritis हो गया, cystic fibrosis हो गया। All these diseases can be studied with the help of animal models which are obviously transgenic. Then the production of biological products. In fact, this is one of the service which is actually at a high. मतलब ये dominant service है of producing, या objective है of producing the transgenic animals. तो transgenic animals जो produce होते हैं उसमें हम लोग एक target रखते हैं कि एक biological product हमें बनाना है, और उसके हिसाब से हम जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं। अब वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अगर देखें, इट कैन एक्चुअली बी कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन हो गया, ठीक है ना, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, दिस इज अ प्रोटीन विच कैन एक्चुअली बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा। तो हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सकते हैं जिनके अंदर हम ऐसे जीन्स डालेंगे, पोर्शन ऑफ डीएनए डालेंगे जो कि कोड करेगा फॉर दीज प्रोटीन्स। फिर इन प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, एंड देन वी कैन अकॉर्डिंगली यूज इट। अनदर एग्जांपल इज दैट ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, रोजी नाम की जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी, उसका जो मिल्क का न्यूट्रिशनल वैल्यू था, इट वाज वेरी गुड फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज। इट वाज बेटर दैन द ओरिजिनल काउ मिल्क, जो नॉर्मल काउ मिल्क मिलता है। इसमें एक्चुअली ह्यूमन मिल्क प्रोटीन बाय द नेम ऑफ अल्फा लैक्टिल एल्ब्यूमिन, ये था 2.4 ग्राम पर लीटर, right? So this is a huge amount when we are talking about nutritional quality of milk, right? So that is why it was obviously more wanted for developing babies, so it was used. Then another thing is vaccine safety. देखो जब भी कोई वैक्सीन इंट्रोड्यूस होती है या फिर कोई डिजीज से किसी वैक्सीन को फाइट करने के लिए टेस्टिंग होती है, राइट? तो जनरली वो ह्यूमंस पे डायरेक्टली नहीं की जाती है, इट इज डन ऑन मंकीज। बट अब क्या हो रहा है, ट्रांसजेनिक माइस यूज किए जा रहे हैं फॉर वैक्सीन टेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल द पोलियो वैक्सीन की एफिकेसी एक्चुअली टेस्ट किया जा रहा है ऑन दीज माइस, और अगर हम लोगों को सक्सेसफुल और रिलायबल रिजल्ट्स एक्चुअली मिलते हैं तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं द टेस्टिंग विच वी एक्चुअली डू ऑन मंकीज, एंड देन हम लोग ट्रांसजेनिक माइस या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर ही एज सच सब्सटीट्यूशन देख सकते हैं ऑफ वैक्सीन टेस्टिंग। देन केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग को एक्चुअली टॉक्सिसिटी टेस्टिंग या फिर सेफ्टी टेस्टिंग भी बोलते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल होता है उसमें हम ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है टुवर्ड्स टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक केमिकल्स, राइट? और फिर उन टॉक्सिक केमिकल्स को जब उसके एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं या उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, देन वी कैन स्टडी द टॉक्सिक इफेक्ट्स, एंड ऑब्वियस सी बात है क्योंकि देयर विल बी अ जीन जो कि ज्यादा ससेप्टेबल बनाएगा, ज्यादा सेंसिटिव बनाएगा of the organism to that particular toxin, तो हम लोगों को जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, so we can study it effectively in lesser time. Now let us move on to the ethical issues. अब जाहिर सी बात है, अगर कोई फील्ड ह्यूमंस के लिए वेलफेयर या सर्विसेज के लिए जानी जाती है तो उससे रिलेटेड एक्चुअली एथिकल इश्यूज भी होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी आर टारगेटेड मेडिसिन्स, सिंथेटिक मेडिसिन प्रोड्यूस होती हैं, बायोफ्यूल्स एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एग्रीकल्चर में कितना ज़्यादा इसका यूज हो सकता है। देन न्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन, राइट? इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो उसके अगेंस्ट देयर आर सेवरल एथिकल इश्यूज ऑल्सो, चैलेंजेस ऑल्सो। लाइक फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी,
कौन सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा एज टू वेयर इट इज बीइंग टेस्टेड, या फिर ये ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली इंट्रोड्यूस हो सकते हैं फॉर ह्यूमन सर्विसेज और नॉट. देन ऑब्वियसली एथिकल कंसर्न्स होते हैं, कितने हद तक हम लोग एक चीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, whether there should be regulations on using of these transgenic organisms or not. Obviously regulatory challenges related to law also come into force, come as challenges when we talk about biotechnological applications. Now to deal with all of these challenges, Government of India has set up an organization by the name of GEAC, Genetic Engineering Approval Committee. इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली काम है कि ये डिसीजन ले, वैलिड घोषित करे किसी जीएम रिसर्च को. कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अगर बनाया जा रहा है, उसकी रिसर्च हो रही है, तो उसको वैलिड करार दे या फिर इनवैलिड करार दे, उसका डिसीजन ले. एज वेल एज जब ये जीएमओ जो कि बनाया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है, जब ये इंट्रोड्यूस होगा फॉर पब्लिक यूसेज, उसको भी रेगुलेट करे, उसकी सेफ्टी देखे. ये सारे के सारे काम जो होते हैं GEAC नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं. Apart from this, let us also talk about biopatent. So before we move on to biopatent, let me introduce you to the term patent. Patent actually is a set of exclusive rights जो कि एक person को दिए जाते हैं, एक inventor को दिए जाते हैं, या फिर attendees को दिए जाते हैं जो कि उस inventor के अंदर होते हैं, for a limited period of time. In that time, it will prevent all of the other companies, all of the other individuals from commercial use of his invention. तो basically अगर कोई एक individual एक invention करता है, then उसको patent करा सकता है अपने नाम पे, so that no other individual can actually pirate it, use it for his own benefit, ना ही उसको commercialize कर पाए, right? बायोपेटेंट इन सिंपल टर्म्स, जब हम लोग बायोलॉजिकल एंटाइटीज, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल मटेरियल्स की बात करते हैं, या फिर जो भी मटेरियल्स डिराइव किए जाते हैं फ्रॉम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, देन वी रेफर टू इट एज बायोपेटेंट. नाउ व्हाट इज बायोपायरेसी? अब देखो होता क्या है ना, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, पावरफुल कंपनीज, मल्टीनेशनल्स जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं इन पर्टिकुलर बायो रिसोर्सेज को. तो पेटेंट नहीं हो पाते हैं जो रिसोर्सेस, और वो मे बी किसी और का इन्वेंशन हो, बट दे स्टार्ट टू कमर्शलाइज इट अंडर देयर ओन नेम विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज बायोपायरेसी. Indian patent bill is in fact there to prevent such unauthorized exploitation. However, even before this bill was introduced, India has had to face many challenges related to biopiracy. Let us look at a few of them. So what were the controversies in India regarding biopatents? The first and foremost, and actually the most important one of those, is that of basmati rice. तो बासमती राइस के केस में क्या हुआ था, 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी जिसको पेटेंट राइट्स मिल गए थे ऑन वैरायटीज ऑफ बासमती राइस. ये कमर्शलाइज कर सकती थी बासमती राइस, एंड इट वाज गिवन थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस. तो अब देखो, यू ऑलरेडी नो कि कन्वेंशनली एज सच बासमती राइस या बहुत सारी वैरायटीज जो राइस की हैं वो कन्वेंशनली ट्रेडिशनली इंडिया में उसकी फार्मिंग स्टार्ट हुई है. सो व्हेन दिस हैपेंड, obviously there was a huge outcry at an international level also. इस कंपनी ने बोला क्या था कि इन्होंने एक नई वैरायटी बनाई है बासमती राइस की, एंड इट वाज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वैरायटी. इन्होंने करा क्या था, इंडियन बासमती को क्रॉस कर दिया था विद सेमी डुआफ वैरायटीज, एंड देन दे केम अप विद अ न्यू वैरायटी एंड दे पेटेंटेड इट टू themselves. However, after a huge cry and outburst on this, the patent was withdrawn later on. ऐसे ही बहुत सारे और प्रोडक्ट्स जो एक्चुअली कंट्रीज में कन्वेंशनली यूज किए जाते हैं फॉर देयर मेडिकल प्रॉपर्टीज, फॉर देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स विच आर अटैच्ड टू देम. एक्चुअली काफी बार ऐसा होता है कि मल्टीनेशनल या फिर एक्सपेंसिव कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, they actually patent it on their name, and this is termed as biopiracy, and this is actually an exploitation of the traditional values, of the legacies of these countries, right? तो जैसे another example is that of turmeric. तो ये patent किस वजह से हुई थी? use of turmeric in wound healing. Now you already know in India actually it has been used from ages. Turmeric, haldi has been used from ages
to heal wounds. So this was again patented to another company. It was patented again by the US Patent and Trademark Office to the University of Mississippi. Again, इस पे भी बहुत ज़्यादा outcry हुआ and it had to be withdrawn. Then similarly for neem के fungicidal uses of the oil, that was patented to a company by the name of W.R. Grace and Company. This was from the European side. European Patent Office के through ये patent किया गया था. Again, it had to be withdrawn because of the huge outcry and the international conflict which was created. So these are certain controversies which actually gives us an insight कि जो ये बहुत बड़ी बड़ी companies होती हैं या organizations होती हैं वो actually exploit कर सकती हैं legacies को, traditional values को, या फिर traditionally जो beliefs चलते आ रहे हैं, जो use होता आ रहा है biological products को, and it will ultimately lead to biopiracy. तो ज़रूरी है कि laws रहें, regulate करें as to how these varieties are being used, और अगर traditionally use करती चली आ रही हैं, they should be alert enough to patent them to themselves before somebody else is able to exploit them. So with this, we come to the end of this particular lecture as well as this chapter. I hope you have understood this chapter very well. So we'll meet again in the next class.